पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा आखिर क्यों है सर, ज़रा बताइए तो सही। मेरी उनके जैसी हाइट भी है, मेरा उनके जैसा वेट भी है, यहाँ तक कि मेरी आंखें भी अपने पापा से ही मिलती हैं, लेकिन वो पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट और मुझे पढ़ाई में कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं नील बटा सन्नाटा हूँ, बताइए तो सही सर। तो चीकू, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से मिलने वाला है। जब मैं हेरिडिटी की बात करता हूं तो एक और चीज दिमाग में आती होगी, वो है वेरिएशन। ये जो हेरिडिटी और वेरिएशन है, इन दोनों के बारे में जो भी पर्सन स्टडी करता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहा है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक। तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, जेनेटिक। आगे चलते हैं हम लोग, अब वर्ड हेरिडिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप कभी अपने फादर को और अपनी मदर को नोटिस करना, और किसी बाहर वाले को आपने कभी ये चीज बोलते हुए सुना है कि बेटा तुम्हारी हाइट तो तुम्हारे पापा पर गई है, अरे बेटा तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी मम्मी पर गई हैं, अरे बेटा तुम्हारा फेस तो बिल्कुल तुम्हारे दादाजी के ऊपर गया है। ये सब बातें आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा। इन सब बातों का मतलब क्या होता है? इन सब बातों का मतलब ये है दैट यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से आ रहे हैं, जैसे कि उनकी हाइट हो गई, उनके जैसा दिखने वाला फेस हो गया, उनकी आईज हो गई। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास किससे आ रहे हैं? पेरेंट्स से आ रहे हैं। तो यहीं से हमारा हेरिडिटरी डिफाइन होता है। इन हेरिडिटरी वी सी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग को हम लोग और क्या बोलते हैं? प्रोजनी। प्रोजनी भी बोलते हैं। तो ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी का मतलब एक ही होता है। तो आपके पेरेंट्स तो आपको बता दिया पेरेंट, और आप क्या हो? उनके ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजनी। मतलब आपके पास उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ क्वालिटियां होंगी। डिफरेंस जो होता है कैरेक्टर्स के अंदर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स जैसे ही होगे। 100% दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी होगे। तो यही इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। मतलब आपके क्या थोड़ा वेरिएशन दिखाया अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे आप नहीं हो। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन। डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन। तो यहां पर मैंने आसान सी आपको 3 डेफिनेशंस बता दी, फटाफट इनको लर्न कर लें और नोट डाउन कर लें। तो यहां पर वेरिएशन भी 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। जैसे चीकू ने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मुझसे बोला, क्या बोला चीकू ने? कि सर मेरे पापा पढ़ाई में तेज हैं, लेकिन मैं पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूं? तो वेरिएशन की वजह से है ये। 2 टाइप के वेरिएशन देखने को मिलते हैं हमें। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल, बहुत इजी। ये होता है कि जैसे आपके फादर या आपकी मदर पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आपका तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो आप उनकी पढ़ने वाली क्वालिटी को इनहेरिट नहीं कर सकते अपने अंदर। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये वाली क्वालिटीज ट्रांसमिट नहीं हो सकती ऑफस्प्रिंग के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप को ले लो। मान लो आपको बहुत अच्छा डांस करना आता है, तो जरूरी नहीं है कि जो आपके बच्चे पैदा होंगे उनको भी डांस करना ही आएगा, या फिर बचपन में डांस करते हुए निकलेंगे वो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर आप बहुत अच्छा गाते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी बहुत अच्छा गाएंगे। ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें आपने खुद इन सब चीजों के लिए हार्डवर्क करा है एंड यू हैव लर्न देम ओवर द टाइम। बहुत मेहनत करी है इन सब चीजों के लिए। या फिर एक एग्जांपल ये भी है कि आप बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हो, मतलब आपकी बॉडी शॉडी है, डोले शोले हैं, लेकिन आपके बच्चों के थोड़ा ना सीधे डोले शोले बन के निकलेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब क्या चीजें होती हैं? दीज आर ऑल सोमैटिक वेरिएशन। तो सोमैटिक का मतलब यही होता है कि ये वाली क्वालिटीज को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते या फिर ट्रांसमिट नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। जैसे क्या, मेरे डांस करने वाली क्वालिटी, मैं बहुत अच्छा डांसर हूं, तो ये मेरे बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी डांसर होंगे। हाँ, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी वो मेरे अंदर से इनहेरिट नहीं कर सकते। सो इन वाली क्वालिटीज को हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो ये क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। In somatic variation, we see that the progeny or the offspring do not inherit or transmit the characteristics of the parents
हैंस इट इज नोन एज सोमैटिक वेरिएशन। मतलब क्या, सोमैटिक वेरिएशन के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो ऑफ स्प्रिंग हो गया या फिर जो प्रोजनी हो गया, जो बच्चा हो गया, उसके पास पेरेंट्स की क्वालिटी वो वाली नहीं आ पाती। सिंपल बात। आगे चलते हैं गेमेटिक वेरिएशन पे। गेमेटिक वेरिएशन कहां पर अकर होती है? ये अकर होती है जर्म सेल्स के अंदर। जर्म सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? याद तो नहीं होगा तो याद दिला देता हूं आपको। जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही पूरा गेम होता है। ये वाली जो कुछ क्वालिटीज होती हैं हमारे पास, जो गेमेटिक वेरिएशन वाली होती हैं, वी इनहेरिट देम इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या, मान लो अगर मैं लंबा हूं, मेरी हाइट बहुत लंबी है, मैं बहुत लंबा हूं, तो जो मेरे बच्चे होंगे शायद उनकी भी हाइट लंबी हो, या फिर छोटी भी हो सकती है, लेकिन चांसेस आर कि उनकी हाइट लंबी होगी। तो ये सब क्या थी, हमने क्या चीजें इनहेरिट करी, क्या चीजें ट्रांसमिट करी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। जैसे हाइट वाली चीज थी, मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दिया था डांस वाला और बॉडी बिल्डिंग का, और मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं। ये सब चीजें हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हाइट हो गई, हाइट वाली चीज क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो इसी वजह से हम लोग इन वाले ट्रेट्स को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। सिंपल बात यह है कि जो आपकी हाइट है वो आप कुछ भी पी लो या फिर कितना भी लटक लो, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके दादा के ऊपर, आपकी दादी के ऊपर, या आपके परदादा के ऊपर। तो ये सब कहां पर, दीज आर ऑल गेमेटिक वेरिएशंस। तो ये इसके अंदर जीन्स का काम होता है, गैमेट्स का काम होता है, और कोई रोल प्ले नहीं करता। किसी भी तरीके की मेडिसिन खा लोगे तब भी हाइट नहीं इंक्रीज होगी आपकी, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो सिंपल बात यही है। अभी हमने दो वेरिएशंस के बारे में पढ़ा। एक थी सोमैटिक वेरिएशन, जिसके अंदर जो क्वालिटीज हमारी हैं वो हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, या फिर वो वाली क्वालिटीज हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजनी के अंदर। पेरेंट टू प्रोजनी या फिर ऑफस्प्रिंग वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। गेमेटिक वेरिएशन, दे कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सिंपल। तो ये वाली क्वालिटीज ऑफस्प्रिंग के अंदर जा सकती हैं। अब ये बात तो सारी ठीक थी, लेकिन वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इतना जरूरी क्यों है वेरिएशन के बारे में पढ़ना? तो वेरिएशन क्या है, एक बेसिक है हेरिडिटरी का। मतलब हेरिडिटी का अगर हम लोग बेसिक देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग देखें, सो दैट इज वेरिएशन। और ये इवोल्यूशन का भी बेसिक है। मतलब इवॉल्व भी हम वेरिएशन की वजह से ही हुए हैं। जो हमारे अंदर चेंजेस आए हैं वो भी वेरिएशन की वजह से ही आए हैं। अगर आप साइंस लैब गए होगे तो आपने जनरली देखा होगा एक चार्ट लगा हुआ जिसमें एक बंदर होगा और बंदर से वो बंदर कन्वर्ट होकर एक इंसान के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं ये मैं आपको। तो वो सब कैसे पॉसिबल हुआ? बंदर की तो पूंछ होती है, बंदर तो मतलब आप स्ट्रक्चर देखोगे उसकी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, लेकिन हम लोगों के तो नहीं है हेयर। और यहां तक कि आपने कई लोगों को ये भी बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हारे पूर्वज बंदर ही तो थे, तभी तो तुम्हारी बंदरों वाली हरकतें हैं। मतलब टीचर्स जनरली ऐसे कमेंट कर देते हैं। मेरे को तो डांट पड़ती थी ऐसे स्कूल में कि हाँ बेटा बंदरों वाली तो हरकतें होंगी क्योंकि तुम्हारे पूर्वज बंदर ही तो थे। तो इस चीज को हम लोग मजाक में ले जाते थे, बट दिस वाज सीरियस। इसका मतलब बहुत डीप था। मतलब ये कि हम लोगों के सबके ही, इवन टीचर्स के भी बंदर पूर्वज ही थे। मतलब इनके जो टीचर्स के पूर्वज थे वो बंदर ही थे। बट धीरे धीरे विद टाइम एंड विद इवोल्यूशन हमें देखने को मिला कि एक वेरिएशन क्रिएट हुई, और वो वेरिएशन क्रिएट होते होते अब हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हम लोग बन पाए हैं जो भी हम अभी हैं। अब वेरिएशन का भी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि व्हाई वेरिएशन इज सो इंपॉर्टेंट। वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो शायद हम लोग सर्वाइव भी ना कर पाए। कैसे सर? अच्छा ये सोचो कि आप किसी ठंडी जगह पर जाते हो, अचानक से आप एक ठंडी जगह पर चले जाते हो, तो आपकी तो वहां पर डेथ ही हो जाएगी। लेकिन कुछ आप वहां पर एनिमल्स को देखोगे, जैसे हमारे बियर वगैरह हो गए, भालू वगैरह हो गए, वो ठंडी जगह पे बड़े आराम से रह लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही ठंडी जगह पर बड़े आराम से रह पाए होंगे। जो उनके मतलब पेरेंट्स होंगे या फिर जो उनके हम लोग पूर्वजों की बात कर लें, पेरेंट्स की ही बात करते हैं, तो उनके पेरेंट्स से क्या हुआ होगा, एक वेरिएशन क्रिएट हुआ होगा धीरे धीरे करके, जिस वेरिएशन के अंदर मतलब इस टाइप का हमने देखा होगा कि वो वेरिएशन इस तरीके से क्रिएट हुई होगी कि उन्हें ठंड से बचा पाए। तो हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएशन किस तरीके से हम लोगों की सर्वाइवल के अंदर हेल्प करती हैं।
और शायद ह्यूमन बींग्स की भी कोई एक ऐसी वेरिएशन हो जो कि ठंड को ज़्यादा टॉलरेट कर पाए, कुछ लोग ठंड को कम टॉलरेट कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉज ऑफ वेरिएशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज वेरिएशन का होता है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, रैंडम मेटिंग। रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉस ओवर इज डन ओवर द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर वेरिएशन। तो यहां पर हम लोग क्रॉस ओवर भी कराते हैं प्लांट्स का, जनरली हम लोग देखते हैं। तो क्रॉस ओवर भी कराने से एक वेरिएशन क्रिएट होती है। कैसे? अच्छा, आपने कभी खच्चर वर्ड सुना है? खच्चर बहुत बच्चों ने सुना होगा। दिस इज कॉल्ड म्यूल इन इंग्लिश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड म्यूल इन इंग्लिश। तो खच्चर एक वेरिएशन है। कैसे सर वेरिएशन है? when a donkey and a horse तो जब एक डोंकी और एक हॉर्स के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ था, जब हमने एक वेरिएशन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, तब हमें म्यूल देखने को मिला था, जिसे हम लोग खच्चर बोलते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि वेरिएशन से हम लोग कैसे एक नई तरीके की वैरायटी या फिर एक नई तरीके की चीज को जनरेट कर सकते हैं। और वेरिएशंस भी इंपॉर्टेंट है, और वेरिएशन का मेन रीजन म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और रैंडम मेटिंग है। तो यहां पर वेरिएशन के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम। सिंपल। तो आपको पता ही है कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान जब क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज करवाते हैं, तो उसी की वजह से न्यू गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या? मान लो अगर हमने हॉर्स के जो कुछ क्रोमोसोम्स थे वो किसके अंदर हमने मिक्स एंड मैच करे विद द डोंकीज क्रोमोसोम्स, तो वहां पर हमने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट क्रिएट करा, तब हमें देखने को मिला व्हाट? म्यूल, जिसे हम लोग खच्चर बोलते हैं। तो घोड़े और गधे का मिक्सचर हमें देखने को मिला, दैट इज म्यूल, विच इज अ न्यू वेरिएशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा हेरिडिटी का मतलब, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस, सोमेटिक वेरिएशन, केमेटिक वेरिएशन के बीच का डिफरेंस, इंपॉर्टेंस वेरिएशन की, और रियल रीजन बिहाइंड वेरिएशन, किन वजहों से वेरिएशन होती है, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और रैंडम मेटिंग की वजह से। और हमने एक एग्जांपल से भी स्टडी करा कि कैसे हमने एक वेरिएशन क्रिएट करा था रैंडम मेटिंग की वजह से। अब हम लोग देखते हैं मेंडल और उनका कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स के अंदर। तो जो जी.जे. मेंडल थे, उन्होंने अपना स्टार्ट करा था वर्क गार्डन पी के ऊपर, और जी.जे. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने मैथ्स वाली चीजें लाकर कहां पर पुट कर दी थी? बायोलॉजी के अंदर, और उसी के थ्रू इन्होंने पूरा जेनेटिक वेरिएशन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में समझाया था। तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था पीस के ऊपर, जिसे हम लोग गार्डन पी बोलते हैं, उसके ऊपर। और उन्होंने 7 ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जिनके बारे में डिस्कस करा था। मतलब वो वाले कैरेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए। तो एक एक करके हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। सबसे पहला था सीड। तो सीड की फॉर्म के बारे में बात करी थी है, या तो वो ग्रे और राउंड होगा या फिर वाइट और रिंकल्ड होगा। दूसरा था कॉटिलिडेंस, मतलब सीड के जो वो अंदर वाला हम लोग पार्ट देखते हैं दैट। तो अगर सीड को बीच से तोड़ोगे तो इस टाइप से आपको दिखेगा, तो या तो वो येलो देखने को मिलेगा अंदर से आपको या फिर ग्रीन। सेकंड था फ्लावर। अगर हम लोग उस पेड़ का पौधा देखें जिसके ऊपर ये पीस उग रहे थे, तो उनके ऊपर हमें देखने को मिलेगा या तो वो वाइट कलर के होंगे या फिर वो किस कलर के होंगे? वॉयलेट कलर के होंगे। तो क्या क्या देखा हमने? फॉर्म, कॉटिलिडेंस, कलर्स, इसके बाद क्या? पॉड। अब उन्होंने पॉड मतलब कि जो पूरा हमारा पी होती है उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने फॉर्म के बारे में बात करी है, दैट इज फुल। या तो वो आपको इस शेप की दिखेगी मटर, या फिर इस टाइप की, मतलब उसके अलग अलग पीसेस अलग से ही आपको दिखने लग जाएंगे। तो इस वाली शेप को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट था कलर। कलर के ऊपर भी उन्होंने कुछ चीजें बताई, येलो कलर होगा या तो पी का, या फिर ग्रीन कलर होगा। नेक्स्ट उन्होंने किस चीज के बारे में बात करी? प्लेस, मतलब कहां पर वो उग रही है। एक्सेल पॉड फ्लावरिंग अलोंग, मतलब कि एक्सेल मतलब साइड से, या फिर टर्मिनल पॉड्स, फ्लावर टॉप मतलब फ्लावर के सबसे ऊपर। नेक्स्ट उन्होंने बात करी साइज की, कैसा होगा पी का प्लांट? या तो उसकी साइज बहुत बड़ा होगा, लॉन्ग होगा, या फिर उसका साइज कैसा होगा? शॉर्ट, छोटा सा साइज होगा।
तो इन कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी मेंडल ने, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स से ही उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बताई थी, और हमें भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उन्होंने गार्डन पी को क्यों चुना था? सबसे पहले तो गार्डन पी को चुनने का सबसे पहला रीज़न ये था कि गार्डन पी की लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, मतलब बहुत थोड़े टाइम के अंदर ही हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो बहुत सारी सीड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम लोग रिजल्ट ज़्यादातर देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि अच्छा इतने सारे, मतलब अगर 1000 मटर होंगी तब इतना ये होगा, रिजल्ट परसेंटेज वगैरह निकाल पाएंगे, तो उस चीज़ में उन्हें हेल्प हो। नेक्स्ट था सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद सेवरल कॉन्ट्रैक्टिंग करेक्टर कैन बी फाउंड, तो बहुत सारे करेक्टर्स देखे जा सकते थे डिफ्रेंसिएशन के लिए पी प्लांट के अंदर, इस वजह से उन्होंने गार्डन पी को चुना था, और कोई भी रीज़न नहीं था। ह्यूमन बींग्स के अंदर करते तो 1 या 2 या 3 ह्यूमन बींग्स के ऊपर कर पाते, और ह्यूमन बींग तो आप समझते ही हो कि कितना टाइम लग जाता है, तो मेंडल शायद तब तक तो जिंदा भी ना रह पाते। तो इस वजह से उन्हें कोई एक ऐसी चीज़ चूज करनी थी जिसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो, जैसे कि क्या, पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, तो उनको स्टडी करने में हेल्प भी होती है, और जल्दी से वो स्टडी भी कर पाते हैं, और उनके बारे में एक्सपेरिमेंट भी वो कर सकते हैं। तो मेंडल ने जब पी प्लांट को स्टडी करा तो उन्होंने कुछ लॉ लिखे थे, तो इनका नाम क्या हो गया, मेंडल लॉ, क्योंकि मेंडल ने ही ये लॉ लिखे हैं, तो मेंडल लॉज। तो मेंडल ने क्या क्या लॉ लिखे थे उनको स्टडी करते हैं हम लोग एक एक करके। तो मेंडल लॉज के अंदर जो सबसे पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके अंदर एक नया वर्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग अलील्स। अलील का मतलब क्या होता है, अलील का मतलब सिंपली ये होता है कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन, मतलब किसी भी जीन की एक नए टाइप की वेरिएंट फॉर्म हो गई, उसे हम लोग क्या बोल दिया, अलील बोल दिया। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, थोड़ा भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ये कहता है कि जैसे दो पेरेंट्स हैं, हमने अभी किसका एग्जाम्पल लिया, हमने पी प्लांट का ही एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर 2 पी प्लांट्स हैं, इनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो डोमिनेंट वाला हमारा जीन होगा, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट अलील होगा, वो डिटरमाइन करेगा ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस, मतलब किस तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखेगा। मान लो डोमिनेंट अलील ये है हाइट का, डोमिनेंट अलील है हाइट का, तो क्या होगा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा वो हाइट में लंबा होगा। लेकिन जो रिसेसिव एलील होता है उसका कोई भी नोटिसेबल इफेक्ट नहीं होता ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस के ऊपर, मतलब कैसा ऑर्गेनिज्म दिखता है उसके ऊपर बिल्कुल भी जो रिसेसिव वाला एलील होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता, डोमिनेंट वाले एलील का रोल होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डोमिनेंट एलील के अंदर जैसे आप समझ लो कोई हमारा डोमिनेंट एलील है हाइट का, तो क्या होगा, डोमिनेंट इसको हम लोग ट्रेट भी बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा, हाइट। फिर जो भी हमारा मतलब ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज डोमिनेंट एलील क्या था, हाइट का, या फिर डोमिनेंट ट्रेट क्या था, हाइट का, सिंपल। और रिसेसिव ट्रेट है मान लो शॉर्टनेस, तो क्या होगा, शॉर्ट नहीं होगा, जो हमारा नया वाला ऑफस्प्रिंग होगा वो लंबा ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक या डोमिनेंट एलील, तीनों चीज़ें लगभग आप सेम ही समझ लो। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये तीनों चीज़ें ही क्या है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई लंबा है, लंबा होना इज अ डोमिनेंट एलील या फिर डोमिनेंट ट्रेट या फिर डोमिनेंट क्वालिटी, देन द ऑफस्प्रिंग विल ऑल्सो बी टॉल। अगर कोई शॉर्ट है, कोई छोटा है, एंड दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव एलील, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या होगा, जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा वो छोटा नहीं होगा और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर इफेक्ट उसी का पड़ेगा जो डोमिनेंट एलील होगा, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, तो मतलब वो लंबा ही होगा, छोटा नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना और कुछ नहीं है, सिंपल। मतलब एग्जाम्पल के लिए यही समझ लो, 2 पेरेंट्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है। अब जो तुम्हारी मदर हैं उनके पास डोमिनेंट ट्रेट है हाइट का, और तुम्हारे फादर हैं उनके पास रिसेसिव ट्रेट है हाइट का, तो तुम्हारे पास किसका ट्रेट आएगा, तुम्हारे पास ट्रेट आएगा अपनी मदर का,
अगर मदर की हाइट लंबी है तो तुम्हारे पास भी टॉल वाला ही ट्रेट आएगा, तुम्हारे पास तुम्हारे फादर का ट्रेट नहीं आएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तुम लंबे और छोटे एक टाइम पर एक साथ हो पाओ। तो एक ही की क्वालिटी आएगी। क्वालिटी किसकी आएगी? जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट का मतलब यही होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आखिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हमने 2 पी प्लांट्स लिए हैं अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पर देखो, एक हमने लिया है ग्रीन पॉट और एक लिया है येलो कलर का। अब अगर हम इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग कराएंगे तो जो इनके बच्चे होने वाले हैं या फिर और जो हमें पी प्लांट्स मिलने वाले हैं इनके थ्रू जो रिप्रोड्यूस होंगे, उनका कलर क्या होगा, इसको पता करते हैं। तो यहाँ पर ये जो येलो है, येलो क्या है? रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है, मतलब ये डोमिनेटिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है। और जो हमारा ग्रीन है ये क्या है? ये हमारा डोमिनेटिंग करेक्टरिस्टिक है। कैसे पता? क्योंकि देखो ग्रीन को हमने कैसे करके लिखा है? कैपिटल जी। और येलो के लिए क्या यूज़ करा है हमने? स्मॉल जी। तो हम इनके बीच में क्या कराते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। तो हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो देखो, फर्स्ट वाले हमें बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सेकेंड बॉक्स के अंदर कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। थर्ड बॉक्स के अंदर कैपिटल जी स्मॉल जी। फोर्थ बॉक्स के अंदर भी सेम कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लोग पी प्लांट्स देखेंगे इन दोनों के थ्रू रिप्रोड्यूस हुए, येलो वाले पी प्लांट के थ्रू और ग्रीन वाले के थ्रू, पॉड के थ्रू, वो ग्रीन कलर के होंगे। लेकिन ये वाले जो हमारे पी प्लांट्स के पार्ट होंगे, ये जो पॉड्स होंगे, इनके पास क्वालिटी दोनों की होंगी, मतलब जीन्स दोनों के ही होंगे। हमारे ग्रीन वाले के भी होंगे और किसके? येलो वाले के भी होंगे। तो कैपिटल जी भी होगा, स्मॉल जी भी होगा, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा था? कैपिटल जी। इस वजह से इनका कलर कैसा था? ग्रीन। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये एग्जाम्पल आपकी बुक से भी ले लेते हैं। तो बुक के अंदर जो हमें एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर लेते हैं हम लोग एक हमारा टॉल प्लांट है और एक हमारा शॉर्ट प्लांट है। तो इसको हम लोग क्या नेम दे देते हैं? टी। और शॉर्ट वाले को स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में जब हम लोग ब्रीडिंग कराएंगे तो हमें देखने को मिला कि हमें 4 हमें टॉल ऑफ स्प्रिंग्स या फिर प्रोजेनी भी बोल सकते हैं हम इन्हें, हमें 4 ऑफ स्प्रिंग्स देखने को मिले। ये सब कैसे हैं? स्मॉल तो दिख नहीं रहे, ये टॉल हैं, लेकिन इनके पास क्वालिटी दोनों है, जीन्स इनके पास दोनों हैं। कैसे? देखो, कैपिटल वाला भी है एक टी और एक स्मॉल वाला टी भी है। अब क्या होगा अगर मैं इनमें से किन्हीं 2 के अंदर ब्रीडिंग करवाऊं? करके देखते हैं। तो हमने यही करा है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले को दूसरे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले के साथ ब्रीड करवाया है। तो हमें देखने को मिला है कि लगभग 3 हमारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे और एक हमारा शॉर्ट था, स्मॉल टी था, और बाकी के तीनों कैसे थे? कैपिटल टी फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड वाला कैपिटल टी स्मॉल टी और फोर्थ वाला स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि रिसेसिव ट्रेट 1 in 4 हमें देखने को मिला यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब क्या? 4 में से सिर्फ एक ने ही रिसेसिव ट्रेट को अपनाया, बाकी तीनों के पास कौन सा ट्रेट आया था? डोमिनेंट वाला। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? टॉलनेस। तो सबके सब टॉल थे। यहाँ पर बच्चों एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तो एक हमारा पर्पल कलर का फ्लावर था, इसका डोमिनेंट ट्रेट क्या था कि ये पर्पल कलर का है, तो इसलिए मैंने इसको कैपिटल पी लिखा है। और यहाँ पर एक वाइट कलर का फ्लावर था, तो इसका स्मॉल W समझ लो। वाइट कलर क्या है? यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट है। इन दोनों के बीच में क्या हुई? ब्रीडिंग हुई। तो हमें क्या देखने को मिली? F1 हमें क्या देखने को मिली? इसकी जनरेशन या फिर प्रोजनी भी बोल सकते हैं इसको, F1। तो यहाँ पर ये जो F1 थी, फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पर्पल कलर की है डोमिनेंट ट्रेट की वजह से। अब हमने इसको क्या करा? इसको भी क्रॉस ब्रीड करवाया, मतलब ऐसा ही एक और फ्लावर जो उगा था उसके साथ इसकी ब्रीडिंग करवाई। तो हमें देखने को क्या मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा F2 जनरेशन के अंदर, मतलब सेकेंड जनरेशन के अंदर, कि हमारा एक फ्लावर किस कलर का होगा? पर्पल कलर का। इसका मतलब क्या होगा? ये देखो, यहीं से हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कैसे था? कैपिटल टी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैपिटल पी फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड वाला इसमें था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कैपिटल पी स्मॉल W। थर्ड वाले के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग?
सेम थर्ड वाले के लिए बोल सकते हैं कैपिटल P स्मॉल w, और फोर्थ वाले के लिए क्या बोल सकते हैं स्मॉल w। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि क्या रेशो था, 3:1 का रेशो था। अगर आप ध्यान दो, 3 के पास डोमिनेंट ट्रेट था, मतलब पर्पल वाला कलर था, और बाकी जो एक था उसके पास वाइट कलर था। अब आ जाते हैं फिगर 9.5 के ऊपर। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। दिस इज़ कॉल्ड एज प्यूनिट स्क्वायर, और ये डिटेल में आप क्लास 12th की बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और आप इसको फिल करना भी सीखेंगे किस तरीके से हम लोग फिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई हैं और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा गया है, जस्ट समझने के लिए है ये आपके। तो यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल y है, और दूसरी साइड हम दूसरे सीड को देखते हैं तो स्मॉल r और कैपिटल Y है। अगर हम इन दोनों का कंक्लूजन निकालें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R और स्मॉल y। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इन्हें शॉर्ट फॉर्म में, और इसको कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल r और एक कैपिटल Y। अब जो इनकी F1 जनरेशन होगी उसके पास किसकी क्वालिटी होगी, इन दोनों की क्वालिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है सर। तो क्या लिख देंगे हम लोग कैपिटल R, और यहाँ से दूसरा हम लोग कैपिटल R उठा लेंगे, स्मॉल r उठा लेंगे, तो हम लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r। फिर यहाँ से हम लोग y देख रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल है और यहाँ पर कैपिटल है, तो जो कैपिटल चीज़ है वो फर्स्ट लिखते हैं हम लोग कैपिटल Y, उसके बाद स्मॉल y। अब ये हमारी क्या हो गई, F1 जनरेशन। अब यही F1 जनरेशन के 2 सीड्स के अंदर अगर हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं तो हम रिज़ल्ट देखते हैं क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने यही कराया है कि कैपिटल R Y और दूसरा सीड है कैपिटल R Y। उसके बाद क्या आया हमारा, कैपिटल R और दूसरा क्या आया, कैपिटल स्मॉल y, दूसरा कैपिटल R स्मॉल y। तीसरे में देखते हैं स्मॉल r और कैपिटल y, स्मॉल r और कैपिटल y। फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं, स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखो तो आगे क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। नेक्स्ट वाले कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो सेंटर में क्या बनेगा फिर हमारा, कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल y। क्लियर, कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल y। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, कैपिटल R स्मॉल y। क्यों बना, ये देखो यहाँ से इसने R ले लिया कैपिटल, ये देखो बेटा यहाँ से R कैपिटल ले लिया, और यहाँ पर क्या था, y था इसके पास भी ट्रेट, तो इसने y यहाँ से ले लिया। तो ये हमारा सीट यहाँ वाला हमने कम्प्लीटली समझ लिया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, दोनों सेम चल रहे हैं। अब यहाँ वाले समझते हैं, जो लास्ट वाले हैं सबसे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। आगे देखते हैं इस वाले बॉक्स को, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और दूसरा क्या, स्मॉल y। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो आगे क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो यहाँ पर आपको ये प्यूनिट स्क्वायर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ इसके अंदर आपको समझने की बेटा ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि आप फर्दर जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे क्लास 12th के अंदर तो इसको प्रॉपरली फील करना सीखोगे। अभी यहाँ पर हमें बेसिक नॉलेज दी गई है, तो हमें देखने को मिला कि कितने हमारे राउंड और येलो सीड्स थे, 9, राउंड और ग्रीन कितने थे, 3, रिंकल्ड
येलो कितने थे 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितने थे सिर्फ 1। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया। अब इसका आप रेशियो कैसे लिखोगे 9:3:3:1। इस तरीके से आप रेशियो को भी इनके रेशियो को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा यूनिट स्क्वायर। नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 12th के अंदर बहुत डिटेल में समझने वाले हो। यूनिट स्क्वायर को लेकर इसको फिल करना और इसका पूरा ही कंसेप्ट बहुत डिटेल में आप समझोगे। अभी जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है आपको। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन समझते हैं अब हम लोग। अब आखिर ये कैसे डिटरमाइन हो सकता है कि कोई बॉय है या फिर कोई गर्ल है। सर बहुत सिंपल है, बॉयज़ और गर्ल को तो डिटरमाइन करना आवाज़ से पता चल जाता है, और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। नहीं, उस तरीके से नहीं, हम साइंस के तरीके से समझते हैं। तो एक जो ह्यूमन बींग्स होता है उसके पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? लगभग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लगभग नहीं, एग्जैक्टली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर हम लोग कोई चेंजेस नहीं ला सकते। और जो हमारा 23rd क्रोमोसोम होता है, जो कि किसके पास होता है? मदर के पास होता है। तो ये क्या होता है? ये हमारा मदर के पास रहता है, और इसको एक और क्रोमोसोम की ज़रूरत होती है जो कहाँ से आता है? फादर से, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो अब एक किसी भी बच्चे का अगर आपको डिटरमाइन करना है उसका क्या सेक्स होगा, वो उसके फादर के थ्रू ही हो पाता है। कैसे हो पाता है? प्रोसेस को समझते हैं। तो जो इसकी मदर है बच्चे की, उसके पास कितने XX हैं। अब ये जो एक X है ये किसका है? ये फीमेल का रहता है। और मेल के पास क्या है? X और Y, मतलब X भी है और Y भी है। तो यहाँ से आप ये जो X है इसको आप हटा दीजिए। तो अब यहाँ पर जो भी फादर के क्रोमोसोम आएगा, मान लो X अगर फादर मदर के पास देगा या फिर Y देगा, तो उससे डिसाइड होगा किसका? हमारे बच्चे की सेक्स, मतलब बच्चा क्या होगा? मेल होगा या फिर फीमेल होगा। मान लो अगर फादर से मदर के पास X क्रोमोसोम जाता है तो बेबी क्या होगा? XX हो गया तो क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। और अगर फादर का Y क्रोमोसोम जाता है मदर के पास तो X और Y क्या हो जाता है? मेल, तो वो क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को समझाया भी गया है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये जो गैमेट है फादर के पास प्रेजेंट है, अगर ये जो गैमेट है ये जो X के साथ है, ये जो हमारा X था फीमेल के पास, इसके साथ ये Y जाकर जुड़ जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? XY विच इज़ मेल। और अगर ये जो X का गैमेट है ये जाकर मदर के साथ जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा? XX, क्योंकि एक X तो ऑलरेडी फीमेल के पास प्रेजेंट होता है, तो दूसरा X जाकर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? फीमेल। बच्चा क्या बन जाएगा? फीमेल। और अगर Y वाला हमारा गैमेट जाकर जुड़ता है तो ये क्या बन जाएगा? बच्चा, इट विल बिकम मेल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि X और Y क्रोमोसोम से कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि बच्चा मेल होने वाला है या फिर बच्चा फीमेल होने वाला है। और इस स्टोरी से अब आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ भी समझ में आई होगी कि इंडिया के अंदर हम जनरली ये देखते हैं कि माँ को दोष दिया जाता है लड़की पैदा होने में। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि मदर का तो कुछ भी रोल नहीं है, जो मेन रोल है वो फादर का है। अगर फादर के पास से Y गैमेट आता है तो बच्चा मेल होता है, और अगर फादर के पास से X गैमेट आता है तो बच्चा फीमेल होता है। सिंपल। मदर का तो बेचारी का कुछ रोल है ही नहीं, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ एक ही गैमेट है, दैट इज़ X गैमेट। और इसके पास जब तक कोई X या Y में से गैमेट आके जुड़ेगा नहीं तब तक वो पेयर पूरा नहीं होगा और हमारा मेल या फिर फीमेल बॉर्न नहीं होगा। अब कुछ ट्रांसजेंडर्स वगैरह इन सब को लेके भी बच्चों के दिमाग के अंदर क्वेश्चन होगा कि उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन्हीं की पेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा पेयरिंग हो रखी है, इस पेयरिंग के अंदर अगर कुछ इशू हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हार्मोनल इश्यूज़ भी हो जाते हैं कुछ, तो उसकी वजह से हमें ट्रांसजेंडर जो कि ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं उन्हें देखने को हमें मिलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा। फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।